हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी प्रोसेस अकाउंट या प्रोसेस कॉस्टिंग के संबंध में थी। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रक्रिया लागत विधि किसे कहते हैं। प्रक्रिया लागत विधि से आशय परिवहन की उस प्रणाली से है जहाँ किसी को अंतिम या किसी वस्तु को अंतिम निर्माण की स्थिति में लाने के लिए कई प्रक्रियाओं से निकलना पड़ता है। किसी वस्तु को अंतिम निर्माण के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अंतिम निर्माण आप जैसे कि एक अपने घर की कील का उदाहरण लेके देखिए कि लोहे की कील का निर्माण कैसे होता है। लोहे की कील के निर्माण से पूर्व हमें ये जानना जरूरी हुआ कि उस लोहे की कील बनाने के लिए लोहे का निर्माण करना आवश्यक है। उस लोहे का निर्माण करने से पूर्व उसकी कौन सी और प्रक्रिया जरूरी है। आइए इससे पहले हम देख लें कि प्रक्रिया प्रणाली ज़्यादातर किन किन स्थानों पर देखने को मिलती है या किन किन उद्योगों में देखने को मिलती है। जैसे कि निर्माणी उद्योग, इसके अंतर्गत आयरन, स्टील, सीमेंट व चूना उद्योग देखने को मिल सकते हैं आपको। फिर है रसायन उद्योग, जिसके अंतर्गत तेल, साबुन, दवाएँ आदि बनाई जाती हैं। फिर है खनिज उद्योग या खनन उद्योग की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत खनिज तेल, कोयला, गंधक, सोना और लोहे जैसी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। हम प्रक्रिया के बारे में इस तरीके से सोचते हैं कि जैसा आपने देखा कि अभी लोहे की कील के लिए हमें समझना जरूरी पड़ेगा कि सबसे बेसिक चीज़ उसका क्या है, लौह अयस्क, जो कि खदानों के द्वारा निकाला जाता है। उन लौह अयस्कों को गलाया जाता है। यह है प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया जो कि कारखाने में की जाती है। उसे गलाने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वो है शुद्ध लोहा। दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत गलाने के बाद हमें कच्चा लोहा मिलता है और उस कच्चे लोहे के द्वारा हम क्या बनाते हैं, शुद्ध लोहा। तो शुद्ध लोहा से हम क्या तैयार करने वाले हैं, रॉड, प्लेट्स और मोटे मोटे लोहे की सिल्ली कह सकते हैं या सांचा युक्त जो लोहा होता है वो देखने को मिलते हैं। रॉड जो कि लंबी लंबी तारें होती हैं, इसके द्वारा हम क्या क्या चीज़ें निर्माण करते हैं, तो वो है अलग अलग आकार की छड़ें का मतलब किस चीज़ के लिए, जैसा कि आप देखते होंगे कि घर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के रॉड की ज़रूरत पड़ती है, उनका निर्माण किया जा सकता है। जाली के लिए तारों का निर्माण किया जा सकता है। तो पहली प्रक्रिया के अंतर्गत लोहे का निर्माण किया गया, शुद्ध लोहा बनाया गया, उससे रॉड बनाई गई। दूसरी प्रक्रिया, अगली प्रक्रिया हो गई, इसी लोहे से अलग अलग चीज़ें बनाई गई। ये हमने समुत्पाद में देखा है इसको, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं रॉड, इस रॉड के माध्यम से हम अलग अलग छड़ें बना रहे हैं, तार का निर्माण करेंगे। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह आपकी कील का भी निर्माण इसी प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। फिर प्लेट्स के अंतर्गत उन प्लेट का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, गाड़ियों के लिए, कि गाड़ी बनाने के लिए किया जा सकता है, फर्नीचर के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत हमारी खिड़कियाँ, दरवाजे, टेबल, कुर्सियाँ आज के समय में सारी चीज़ें लोहे की या स्टील की होती हैं। हम इसे भली भांति वाकिफ़ हैं इससे। घरेलू उपयोग की सामग्री जैसे कि फावड़े, पेंचिस या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टूल्स हैं जो लोहे से ही निर्मित की जाती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक किसी न किसी प्रक्रिया के दौरान गुजरकर ही निर्मित की जाती हैं। आपकी जेब में पाया जाने वाला एक पेन भी कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, तब कहीं जाकर उस पेन का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं कि जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं उसे खातों के रूप में कैसे तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में हम एक सामान्य पहले प्रक्रिया खाता बनाकर आपको दिखाते हैं कि सामान्य प्रक्रिया खाते के अंतर्गत आप किस तरीके से इसे देख पाते हैं। सामान्य प्रक्रिया खाता कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत प्रक्रिया खाते का दो पहलू होगा, दो हिस्सा होगा, जैसा कि आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, डेबिट और क्रेडिट। जो डेबिट साइड होगा उसके अंतर्गत आपको इन चीज़ों को आप देख पाएंगे, विवरण, इकाई, राशि। साथ ही साथ क्रेडिट पक्ष में भी विवरण, इकाई और राशि का कॉलम। प्रक्रिया खाते के दौरान आप इन चीज़ों को अवश्य देख पाएंगे। इसके अंतर्गत डेबिट साइड में जो आने वाली चीज़ें हैं वो है कच्ची सामग्री, श्रम, निर्माणी व्यय, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान देने वाली है वो है कच्ची सामग्री, जिसके अंतर्गत आप कितनी इकाई में या कितनी मात्रा में कच्ची सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, उन इकाइयों को यहाँ पर दर्शाया जाता है। साथ ही साथ उन इकाइयों की कुल राशियों को भी इनके राशि कॉलम में दिखाया जाता है। अब हम ये बात जानते हैं कि प्रक्रिया में डाली गई सामग्री के द्वारा उपयोग किए गए श्रम और अन्य व्ययों के माध्यम से किसी वस्तु को तैयार किया जाता है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो तैयार माल होता है वह दूसरी प्रक्रिया के लिए क्या कहलाएगा,
कच्चा माल कहलाने वाला है, लेकिन यह इस प्रक्रिया का क्या होगा, तैयार माल। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो तैयार माल होगा उसकी एंट्री या उसकी प्रविष्टि हम क्रेडिट साइड में कहते हैं, या कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान जो तैयार माल हुआ उसे हम कहाँ दिखाते हैं, प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष के। आइए इसके बारे में हम ये और विशेषतः जानने की कोशिश करेंगे। क्या हर प्रक्रिया के दौरान जितनी इकाइयों में या जितनी मात्रा में सामग्री डाली जाती है उतनी मात्रा में वस्तुएं तैयार हो जाती हैं? शायद उत्तर सभी का होगा नहीं। हर प्रक्रिया के दौरान, हर वस्तु के नए उत्पादन के दौरान या वस्तु के उत्पादन के दौरान कुछ न कुछ क्षय या नुकसान या हानि अवश्य होती होगी। इन हानियों को क्या कहते हैं, आइए इसके बारे में विशेषतः जानने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि उन हानियों को किन रूप में या किन नामों से हम जानते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे, एक होती है सामान्य क्षय या सामान्य हानि, जिसे हम नॉर्मल लॉस भी कहते हैं। नॉर्मल लॉस का कारण क्या होता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वस्तु का सिकुड़ जाना, भाप बनकर उड़ जाना, जैसा कि हम देखते हैं पेट्रोल, मिट्टी तेल, या जैसे कि कोई भी रासायनिक सामग्री जो होती है वो ज़्यादातर धूप या हवा के संपर्क में आने से उड़ जाती है। वैसे ही बार बार सीमेंट की बोरियों को, आटे की बोरियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने पर उसमें से, या शक्कर की बोरियों को रखने से उसमें से कुछ मात्रा में कमी हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं सामान्य हानि। सामान्यतः इसका कोई मूल्य खातों में नहीं दर्शाया जाता, और ये प्रक्रिया खाते के किस पक्ष में दिखाई जाएंगे, क्रेडिट पक्ष। अभी हमने आपको प्रक्रिया खाता दिखाया था, एक होता है डेबिट पक्ष और एक होता था क्रेडिट पक्ष। तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट पक्ष में। क्रेडिट पक्ष में इकाई के कॉलम में इकाइयाँ लिखी जाएंगी, जितनी मात्रा में सामान्य इकाइयाँ कम होंगी उतनी इकाइयाँ सामान्य इकाई के तौर पे दिखाई जाएंगी, और इन इकाइयों के बदले में हमें जो राशि प्राप्त होती है उसे हम राशि के कॉलम में दिखाएंगे। ज़्यादातर प्रश्नों में आपको पता चलेगा कि इसकी कोई भी राशि प्राप्त नहीं होगी। सामान्य हानि तो अवश्य हो सकती है, किंतु इसके संबंध में कोई राशि नहीं होगी। अब इसके बाद होता है दूसरी जो हानि है, जिसे हम कहते हैं असामान्य क्षय या एबनॉर्मल लॉस। इसका कारण क्या है, कारण के पीछे हमें जाने की ज़रूरत है। सामान्यतः असामान्य क्षय जो होता है वह प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से, या प्लांट व मशीन की खराबी की वजह से, या कह सकते हैं प्राकृतिक प्रकोप की वजह से, या किसी भी प्रकार के असुविधा या दुर्घटना की वजह से ऐसी हानियों का सामना करने को पड़ता है। अब ऐसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी प्रविष्टि होती कहाँ पे है। प्रोसेस अकाउंट किसी भी प्रक्रिया के अंतर्गत एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया के दौरान या पहली प्रक्रिया में भी असामान्य हानि होने की संभावनाएं हैं। तो असामान्य हानि की प्रविष्टि प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। लेकिन असामान्य हानि सामान्यतया क्रेडिट पक्ष में लिखी तो जाती है, लेकिन इकाई के कॉलम में जितनी इकाई में या जितनी मात्रा में असामान्य हानि होती है उसे प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। लेकिन इसकी राशि की गणना करना आवश्यक है। इसके लिए एक विशेष फार्मूला है जिसे आप देख सकते हैं। असामान्य हानि की गणना के लिए एक सूत्र है, असामान्य क्षय की लागत बराबर सामान्य लागत, नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सामान्य उत्पादन यानी कि नॉर्मल प्रोडक्शन इनटू असामान्य क्षय की इकाइयाँ। जितनी मात्रा में असामान्य क्षय होगा उन इकाइयों से इसे गुणा कर दिया जाता है। यहाँ हम इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं कि सामान्य लागत किसे कहेंगे। सामान्य लागत जिसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि डेबिट पक्ष की सारी मदों को जोड़ दिया जाएगा। सारी मदें जिसमें सामग्री की लागत, श्रम की लागत, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय या निर्माणी लागत जो भी होंगी, इन सब को जोड़ दिया जाएगा। इसमें से यदि सामान्य क्षय जो कि हमने ऊपर अभी देखा था उसकी यदि कोई राशि वसूल हुई तो उसे हम माइनस कर देंगे या घटा देंगे। इस प्रकार से सामान्य लागत ज्ञात होगी, जिसे हमने यहाँ पर लिखा है। अब बात करते हैं सामान्य उत्पादन के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे। देखिए मैंने 2 स्टार लगाए हुए हैं इसे समझाने के लिए कि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। देखिए मैंने यहाँ भी 2 स्टार लगाए हैं। सामान्य उत्पादन के अंतर्गत वस्तु का कुल उत्पादन मात्रा, जितनी मात्रा में सामग्री का प्रयोग किया गया है उस मात्रा को उत्पादन न करते हुए या प्रयुक्त सामग्री लिखना चाहिए। जितनी मात्रा में उत्पादन के लिए जो सामग्री डाली गई उतनी मात्रा को यहाँ पर देखेंगे। ये ज़्यादातर आपको डेबिट साइड में ही देखने को मिलेगी। जितनी मात्रा में सामग्री डाली गई है उसमें से घटा दी जाएगी सामान्य हानि की मात्राओं को, जो कि सामान्य हानि के रूप में मात्रा कम हो जाती है। उन सामान्य हानि की मात्रा को हम यहाँ पर घटा देंगे। इससे हमें सामान्य उत्पादन प्राप्त होगा और उसका फिर हम गुणा कर देंगे असामान्य हानि या असामान्य क्षय की इकाइयों से। जरूरी नहीं है
कि प्रत्येक प्रश्न में या प्रत्येक प्रक्रिया के दौरान हमें असामान्य हानि ही देखने को मिले। एक ऐसा भी समय आ सकता है जिस दौरान हमें असामान्य बचत भी देखने को मिल सकती है। असामान्य बचत किसे कह सकते हैं? असामान्य बचत वह हिस्सा या वह बचत होगी जिसके अंतर्गत डाली गई सामग्री की अपेक्षा में उत्पादित की गई सामग्री की मात्रा अधिक हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा बढ़ जाए किसी कारणवश, तो उस दशा में असामान्य बचत होगी। असामान्य बचत को, जिस प्रक्रिया में असामान्य बचत होगी, उसके डेबिट पक्ष में इसकी प्रविष्टि की जाएगी। इसकी मात्रा के कॉलम में या इकाई के कॉलम में लिखी जाएंगी, और इसकी राशि की गणना भी सामान्यतः उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से हम असामान्य क्षय की गणना करते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं पूर्ण रूप से अगले वीडियो में आपको इसे बनाकर बताऊंगा। अभी हम समझ लें कि सामान्य क्षय और असामान्य क्षय को खातों में किस प्रकार से दिखाया जाता है। इसके लिए मैंने छोटा सा प्रारूप बना के रखा है, इसे आप देख सकते हैं। शायद आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने प्रारूप बनाया है सामान्य हानि और असामान्य हानि को दर्शाते हुए। तो आप देख पाएंगे कि डेबिट पक्ष में मैंने उन्हीं चीज़ों को लिखा है जो इससे पहले आप देख रहे थे। सामग्री, श्रम, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। सामग्री, डाली गई सामग्री की इकाइयाँ हैं और यहाँ पर उनकी राशि। कुल 200 इकाइयाँ और इसकी कुल राशि हो गई 5500। मैंने यहाँ पर सामान्य क्षय, जैसा कि कहा गया कि सामान्य क्षय कहाँ दिखाया जाएगा? प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में। मैंने वो दिखाया 22 लिखते हुए। कुल इकाइयाँ कितनी थी? 10। लेकिन इन इकाइयों के बदले में मुझे कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही होगी, तो मुझे यहाँ दिखना पड़ेगा नील या 0 या डैश डाल सकते हैं। अब बात हो रही है असामान्य क्षय। असामान्य क्षय की मात्रा 40 इकाइयाँ थी, अर्थात 40 इकाइयाँ मेरी नष्ट हो चुकी किसी भी कारणों से। हो सकता है वो प्रबंधक की चूक हो, या फिर हो सकता है कि वो कर्मचारियों की चूक हो, या कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, या जैसे कि चोरी हो सकती है, या किसी प्रकार की अन्य घटना। इसे ही हम क्या कहेंगे? असामान्य क्षय। असामान्य क्षय हमने यहाँ लिखा। अब जो शेष बची राशि, बचा हुआ उत्पादन होगा, जैसे कि 200 इकाइयाँ हमने डाली, 10 इकाइयाँ तो अपने आप उड़ गई, गायब हो गई। इसको किसी ने चोरी नहीं किया, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से स्वतः ही नष्ट हो गई या उड़ गई, तो ये कम हो जाएंगी। 200 में से 10 इकाइयाँ कम हो गई तो 190 इकाइयाँ। लेकिन 190 इकाइयाँ उत्पादित हुई, 190 इकाइयों में से हो सकता है 40 इकाइयाँ चोरी हो गई उत्पादन के बाद। इसलिए इनकी लागत हमें ज्ञात करने की आवश्यकता है। इसकी लागत ज्ञात करने के लिए मैंने कैसे ज्ञात किया? तो देखिए, इसका मैंने एक फार्मूला बना के रखा हुआ। असामान्य क्षय की गणना, सामान्य लागत, इसके डिवाइडेशन में हम लिखेंगे सामान्य उत्पादन गुणा असामान्य हानि। ये एक्चुअल में असामान्य हानि की मात्रा है। यहाँ पर सामान्य लागत की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास डेबिट पक्ष की कुल राशि 5500, ठीक है। सामान्य उत्पादन के अंतर्गत हमने जैसे पूर्व में बताया है कि जितनी इकाइयाँ हमने प्रयुक्त की उसमें से क्या घटा देंगे हम? सामान्य क्षय की इकाइयाँ। हमने यहाँ सामान्य क्षय की इकाइयाँ घटा दी, गुणा असामान्य हानि, जितनी इकाइयाँ हमारी असामान्य हानि है उतना हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। इस प्रकार से 5500 भागित 190 गुणा 40, इस तरीके से 1157 रुपये 89 पैसे, इसे हम यहाँ लिखेंगे। शेष बची हुई राशियाँ उत्पादन की बची हुई राशि जो उत्पादित हुई इकाइयाँ हैं उसकी है, जो कि अगली प्रक्रिया को हस्तांतरित कर जाएगी। मान लेते हैं अगर ये पहली प्रक्रिया है तो ये दूसरी प्रक्रिया को हस्तांतरित हो जाएगी, यदि ये दूसरी प्रक्रिया है तो ये तीसरी प्रक्रिया को जाएगी, या अगर ये अंतिम प्रक्रिया है तो ये अंतिम उत्पादन माना जाएगा, या ये वस्तु का अंतिम निर्माण माना जाएगा। तो बच्चों, ये आज का जो वीडियो बनाया गया है केवल प्रक्रिया लागत विधि को समझाने के लिए है कि आप आगे प्रश्न कैसे बनाएंगे। यदि वीडियो के संबंध में कोई भी डाउट है या परेशानी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं या ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जिसे आपको सॉल्व करके मुझे अगले 1 घंटे में दिखाना होगा। यदि कोई डाउट है तो आपका प्रश्न आमंत्रित है। धन्यवाद।